नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामेदार हुई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठाया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर इन बढ़ी कीमतों पर चर्चा करने की मांग की। लेकिन ऐसा न होने पर कांग्रेस के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते आज 4 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के मसले पर विपक्ष के तीखे हमले झेलने पड़े। 10 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्रवाई को रोककर तत्काल पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज देश में पेट्रोल करीब 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को 4 बार स्थगित करना पड़ा। 6-7 साल में करीब 21 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वो कमाए सो पैसा किस किस योजना में गया? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इसकी कीमतें जो बढ़ रही हैं और रोजाना बढ़ रही है। पहले तो कई हफ्तों को बढ़ते थे, अब तो रोजाना बढ़ रहे हैं, सुबह एक शाम में ही। हम ये चाहते हैं कि लोगों को इससे कष्ट हो रहा है। हमने यही रखा और यही कहा आपके पास कि जो पहले जैसा था वैसा रखिए। लेकिन कांग्रेस के हंगामे के बावजूद कार्रवाई को स्थगित करके पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने की मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग को राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार नहीं किया। This issue can be discussed during the course of discussion on appropriation bill, and also we have enough opportunities to discuss during this budget part of the session. आप भारत नेपाल सीमा पर गए थे एक दौरे पर, आपने वहां पर क्या देखा? नहीं, मैं देखा कि जो नौजवान लड़के हैं उधर से कनस्टर भर भर के पेट्रोल और डीजल, मैं उन लोगों को रोका, बोले कि सर उधर नेपाल में 25 रुपया सस्ता पेट्रोल और डीजल का प्राइस है, तो हम लोग ले आते हैं, हम लोगों को कुछ करने को है नहीं, तो इसी में कुछ पैसा बनाते हैं, पॉकेट मनी निकल जाता है। तो इस स्थिति पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप पता कीजिए कि पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनका जो बिक्री है वो लगभग 40% कम हो गई है, क्योंकि आदमी की अब हैसियत नहीं है कि वो चला सके गाड़ियां। एक समय यूपीए के कार्यकाल के दौरान बीजेपी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को राजनीतिक मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब कहानी बदल गई है। कोरोना संकट के इस दौर में सरकार को प्रशासन और बड़ी सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का अब आम जरूरत की चीजों की कीमतों पर असर पड़ना शुरू हो गया है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए उसे राजनीति और अर्थनीति में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और कल से लोकसभा राज्यसभा की बैठक 11 बजे से ही शुरू होगी, यानी जो कोरोना के पहले का कार्य समय था उसी हिसाब से वो वापस उस पर चले जाएंगे। अब सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दोनों सदन चलेंगे और सांसद जो हैं अपने अपने सदन में बैठेंगे। अभी तक कोरोना के चलते ये पालियों में बैठकें होती थी, राज्यसभा सुबह तो लोकसभा शाम को बैठती थी और दोनों ही सदनों के सांसद दूसरे सदन में भी बैठा करते थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जा सके। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कई दिग्गज अपने मैदान में उतारे हैं, लेकिन कुछ खास चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति से हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑपरेशन रंगपंचमी में अहम किरदार निभाने वाले नेता भी पार्टी ने सबसे अधिक भरोसा मध्य प्रदेश के अपने वरिष्ठ नेताओं पर ही जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बंगाल के रण में एंट्री हुई। दक्षिणेश्वर में दर्शन किया, धूलागोरी मोड़, आलमपुर और हावड़ा में सभा को संबोधित किया। तुमने बांट दिया समुदाय के आधार पर बंगाल को, तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए एक बंगाल हो गया मुस्लिम बंगाल, तुमने बना दिया दीदी। ये पाप और अपराध किया है जिसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। भोपाल से बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह के अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा,
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को भी मैदान में उतारा गया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो पहले से ही पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी अरविंद मेनन और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी बंगाल के चुनावी रण में उतार दिया गया है। ऑपरेशन रंग पंचमी के अहम किरदार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल की 57 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो आत्मविश्वास से भरी भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है, तृणमूल तिनके की तरह उड़ रही है। सत्ता परिवर्तन में संघ संगठन के विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया को पार्टी ने बंगाल में 4 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के मेहनत प्रयास, माननीय पीएम साहब की योजना, संगठन की सुदृढ़ता, अमित शाह जी की प्लानिंग से 100% भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की ओर जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को 3 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम जा रहे हैं, नेता के रूप में नहीं जा रहे। वहाँ के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए हम जा रहे हैं और ये बात सही है कि अब ममता जी का बोरिया बिस्तर बंद गया है और कि भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ काम कर रही है वो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीतेगी और बंगाल में सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस को लगता है इस व्यूह रचना का कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी ने गलत दांव लगा दिया इन लोगों को बंगाल भेज के। बंगाल ये कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं है, इनसे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी है, जिसका जादू आज भी बंगाल में चल रहा है। और असली बंगाली कभी अपनी दीदी को नहीं छोड़ेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों में से कम 200 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के नेताओं का अहम किरदार रहेगा। बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला 23 बनाया है। हर जिले में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अहमियत मिली है, उसे देखकर लगता है कि पार्टी भी सोचती है कि बंगाल में जीत का द्वार मध्य प्रदेश होकर ही निकलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब बिहार की बात करते हैं। वहां की राजनीति में सब एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। नीतीश सोमवार को भी बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों पर काफी गुस्से में दिखे। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, ये भी कोई तरीका है? कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सुबोध राय को नसीहत देते हुए, ये कोई पहली बार नहीं, 2 हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने विधान परिषद में पहले सुबोध राय और फिर सुनील सिंह के टोका टोकी से तंग आकर आपा खोया था। अरे यार, हम पहले भी सुझाव दिए थे ना, गड़बड़ी के शिकार होने वाले थे तो हम सुझाव दिए थे ना, बचेबे न किए थे आपको। काहे सब बात बोलते हो? सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़, कोई कहीं नहीं देता, कुछ नहीं जानते। ये आदमी को हमने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि सुबोध राय का कहना है कि नीतीश कुमार इसलिए संयम खोते हैं क्योंकि वो सरकार को सच का आईना दिखाते हैं। सच करवा होता है, जब हम सच्चाई से अवगत कराते हैं तो उनको करवा लगता है। तो सच्चाई में तो दम है ना। हम भी तो जवाब दिए, हम क्या चुप बैठ गए क्या? नीतीश कुमार अगर बार बार अपना आपा खो बैठते हैं तो उसका 2 ही कारण दिखता है। एक, वो अपने भाषण या किसी भी वक्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की टोका टोकी पसंद नहीं करते, और दूसरा वो राजनीतिक सच है जिसको पचा पाने में वो आज तक कामयाब नहीं हुए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चुनाव लड़ने के बावजूद उनके विरोधी खासकर तेजस्वी यादव अपने दल राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 की पार्टी बना पाने में कामयाब हुए, और उसकी तुलना में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत अब बिहार में नंबर 3 की पार्टी होकर रह गई है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस साल का बजट पेश किया, जिसमें किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि गौरक्षा के लिए सभी जिलों में गौशाला खोलने
और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के पास कर्नाटक से गए लोगों के लिए विशेष धर्मशाला के निर्माण के लिए अलग राशि रखी गई है। पेट्रोल डीजल से वसूले जा रहे राज्य सरकार के कर में भी रियायत नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने ज्योतिषी के सुझाए समय पर बजट पेश किया। सरकार पर दबाव था कि वो पेट्रोल डीजल पर कर को कम करके राहत दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपेयर इन द साउथ इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटक, दक्षिण के राज्यों में अगर आप तुलना करें तो पेट्रोल डीजल में सबसे कम कर कर्नाटक में वसूला जाता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम होगा तो यहाँ भी दाम कम होगा। the prices will come down, but with regard to the tax, we are not added any additional tax. 2,46,207 करोड़ रुपए के बजट में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने वकलिगा यानी गौड़ा समाज के लिए विकास बोर्ड का ऐलान किया। इसके साथ साथ हर जिले में एक एक गौशाला और अयोध्या में यात्री निवास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। बेंगलुरु शहर में 7,500 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किसानों के लिए बाजार फीस को 1.5% से कम करके 0.6% किया गया है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 37,188 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बजट का बहिष्कार किया, ये कहते हुए कि येडियुरप्पा के जमीन घोटाले को लेकर आपराधिक मामले से जुड़ी एफआईआर खारिज करने की उनकी अपील हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। ऐसे में येडियुरप्पा का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। Their petition was rejected by the High Court of Karnataka. येदियुरप्पा और उनके मंत्री निरानी की एफआईआर खारिज करने की अपील हाईकोर्ट ने ठुकरा दी और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना की वजह से खर्च बढ़ा है, लेकिन आमदनी कम हुई है। यह हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस बार बजट में किसानों के लिए किसी विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया। हालांकि पेट्रोल डीजल पर कोई नया सेस नहीं लगाया गया, लेकिन साथ ही राज्य सरकार जो कर वसूलती है उसमें भी कोई रियायत नहीं दी गई, जिसकी इस बार उम्मीद की जा रही थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।